हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, चैप्टर नंबर 2 लगभग समाप्त होने ही वाला है ना। कुछ एक आध दो पॉइंट बीच में छूटे हुए हैं जिनकी चर्चा अपन आज कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल भी मैं आपको करवा चुका हूँ। एक दो एग्जाम्पल हमारे बचे हुए हैं, आज की वीडियो में हो जाएंगे। अगर आज से बच भी गया तो कल तो 100% अपना चैप्टर क्लियर हो ही जाएगा। बहुत से बच्चों के कमेंट आने लगे हैं कि सर कोर्स स्लो चल रहा है, कोर्स कब तक हो जाएगा। तो वो आप बेफिक्र रहें, ठीक है ना। कोर्स कराना, रिवीजन कराना, ये सब हमारी जिम्मेदारी रहेगी। आपको जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है आप रेगुलर पढ़ते रहें घर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, ठीक है। आज के लेक्चर में स्थिर वैद्युतिकी संबंधी कुछ छोटे मोटे 4-5 स्टेटमेंट हैं, उन स्टेटमेंट की ही चर्चा करूँगा। आपको तो सिंपल स्टेटमेंट ही याद रखना है। हालांकि आप कई स्टेटमेंट से पहले परिचित भी होंगे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उनका जवाब अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो अपना लेक्चर अपन शुरू करें इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें भाई, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक एजुकेशन पहुंच पाए। जल्दी से ऐसा करिए, आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें भाई। ठीक है, तो हेडिंग डालिए जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। हेडिंग का नाम है चालक स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी से तो आप परिचित हो ना। स्थिर वैद्युतिकी से तो आप परिचित हो शायद। भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें स्थिर आवेश, चैप्टर नंबर 1 याद है ना। स्थिर आवेश, इसके गुण, इसके प्रभाव, इस क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए, उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। हमें पढ़ना है चालक स्थिर वैद्युतिकी कि एक चालक लिया जाए, उस चालक को अपन आवेश दें तो आवेश कौन कौन सी प्रॉपर्टी दर्शाता है चालक के अंदर। तो चालक के स्थिर वैद्युतिकी में हमें कुल मिलाकर के जब चालकों को आवेश दिया गया है और आवेश चालकों पर स्थिर अवस्था में है, स्थिर वैद्युतिकी तभी तो क्या नाम दिया गया है, उन गुणधर्मों का अध्ययन करना है। सबसे पहला गुणधर्म आप याद करो, मैंने आपको आवेशों के गुणधर्मों में पढ़ाया था कि जब चालक को आवेश दिया जाता है, किसी भी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो वो आवेश केवल कहाँ फैलता है, सतह पर फैलता है। और चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र आता है वो हमेशा ही 0 होता है। मैंने आपको गोलाकार चालक या किसी भी आकृति का आपने सुना भी हो, कैसी भी चालक आकृति हो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा कितना पाया जाता है, 0 पाया जाता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो है कि चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। अब देखो कई रीजन है इस चीज़ को समझने के, ध्यान सुनना। स्टेटमेंट तो ये है, स्टेटमेंट याद करने हैं अपने को, है ना। कैसे हुआ मैं आपको प्रूफ हर चीज़ का दिखाने वाला हूँ, और एक नहीं कई तरीकों से अपन इन चीज़ों को समझेंगे। तो स्थिर चालक स्थिर वैद्युतिकी का सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आप याद करिए कि कैसा भी चालक हो, याद रहे सिर्फ चालक हो। अब वो खोखला हो, वो ठोस हो, वो गोलाकार हो, वो किसी भी अन्य आकृति का हो बच्चों, चालक अगर है तो उसके अंदर, चालक के भीतर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर हो सकता है विद्युत क्षेत्र, पर चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र, स्थिर वैद्युत क्षेत्र हमेशा कितना आता है, 0। विद्युत क्षेत्र की चर्चा हमने कहाँ करी थी बच्चों, चैप्टर नंबर 1 में। अपने गाउस के नियम पढ़े, विद्युत क्षेत्र को कई तरीकों से समझा। तो जब भी चालक की अपन ने बात करी है तो चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र हो सकता है, चालक की वजह से चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र का सूत्र कोई ना कोई होता है। जैसे गोले के लिए बाहर KQ/R² आता है, सतह पर KQ/R² आता है। पर याद कर तीसरी कंडीशन, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा कितना आता है, 0। तो चालक गोले से ही मतलब नहीं है, कैसी भी आकृति हो उस चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना आता है, 0 आता है। कैसे आता है आप समझिए ध्यान से। 2 तरीके हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के। मेथड नंबर 1,
बच्चों आप ये कोई चालक मान लीजिए, कैसा भी कोई भी आकृति है, चालक मानिए आप। अब चालक को आपने आवेश दिया, तो चालक को जब हम आवेश देते हैं तो वो आवेश कहाँ फैलता है? सतह पर। पता है ना, मैंने आपको तरीका बताया था कि चालक को आवेश दिया, पूरे में फैल चुका होगा, पर हर एक आवेश अन्य आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा होगा। तो प्रतिकर्षण के कारण चालक में आवेश बह सकता है, बह करके सतह पर आ जाएगा, चालक को छोड़कर दूर नहीं जाएगा अपने आप, पर कहाँ फैलेगा? मैक्सिमम दूरी पर। और मैक्सिमम दूरी का मतलब जब आपने इसको आवेश दिया तो क्या ये आवेश संपूर्ण रूप से सतह पर फैल जाएगा? कोई भी चालक ले लो, कैसी भी आकृति का चालक ले लो, बस चालक होना चाहिए। तो जब चालक को हम आवेश देंगे, किसी भी चालक को हम आवेश देंगे, तो वो आवेश फैलेगा सतह पर। कहाँ फैलेगा? सतह पर। अब ठीक है, आपको अंदर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो अंदर गाउस का नियम उपयोग कर रहा हूँ बच्चों, गाउस का नियम। अंदर विद्युत क्षेत्र बनाना है, कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये सेंटर मान लो इसका, कहीं भी यहाँ अपने को विद्युत क्षेत्र चेक भी करना है, तो अपन एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे आकृति के अनुसार। गाउसीय पृष्ठ, आप अंदर की बात कर रहे हो तो कोई सा भी गाउसीय पृष्ठ मान लो, मैं ये डैश डैश आकृति का गाउसीय पृष्ठ मान रहा हूँ। मेरी बात सुनना, जब आप अंदर हो, जब आप कहाँ हो? अंदर। तो जो आपने गाउसीय पृष्ठ माना है बच्चों, क्या इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश 0 आने वाला है? मेन रिजल्ट समझिए ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं क्या? चालक स्थिर वैद्युतिकी। मतलब जब चालक को आवेश दिया जाता है, चालक पर आवेश स्थिर अवस्था में है, तो आवेश किन किन गुणधर्मों का पालन करेगा? तो सबसे पहला जो गुणधर्म निकल करके आया, वो निकल करके आया स्टेटमेंट कि चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आता है? 0। कैसा भी चालक हो, बस चालक हो, खोखला हो, ठोस हो, गोला हो, और भी कोई आकृति हो, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा कितना आता है? 0। स्टेटमेंट तो मैं याद हो गया। अब समझते हैं ऐसा क्यों हुआ चालक के अंदर, या पहले समझ लो फिर स्टेटमेंट याद कर लेना। स्टेट पर दिमाग में होना चाहिए। तो मैंने कोई भी आकृति का चालक माना, जैसी भी आकृति का आप चालक मानना चाहो। आप अंदर थे तो अंदर 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 गाउसीय पृष्ठ बाहर ना निकल जाए, अंदर ही अंदर कोई भी गाउसीय पृष्ठ की आप कल्पना कर लो। जब चूंकि हमें पता है कि चालक को अगर आवेश दिया गया है तो वो आवेश सतह पर फैल गया होगा, अंदर तो आवेश गया ही नहीं होगा। यानी कि जो आपने डैश डैश नुमा आकृति बनाई है ना, इसके अंदर सिग्मा क्यू की वैल्यू है 0, कुल आवेश कितना है? 0। अब आप यूज करो गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय क्या कहती है? क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। हाँ है ना? सिग्मा क्यू का मान कितना है? 0। इंटीग्रेशन को खोलेंगे, ई डी एस कॉस थीटा बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। मीन्स जब आप इसको सॉल्व करोगे, ई कहाँ आ जाएगा? बाहर। सारे मान जमाने के बाद विद्युत क्षेत्र कितना निकल करके आएगा? 0। सिग्मा क्यू 0 है, इसलिए ई बराबर कितना आया? 0 निकल के आया। कहने का मतलब क्या हुआ कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आता है? 0 आता है, गाउस के नियम से। तरीका नंबर 2 और समझिए ध्यान से। इसी चीज को समझाने का एक तरीका और देखिए, मेथड नंबर 2। देखिए बच्चों, ये कोई चालक पदार्थ है, ये कोई चालक पदार्थ है, ठीक, उदासीन है फिलहाल, मतलब इसमें आवेश वगैरह रहा होगा एक तरीके से। अब आपने इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया है, ये लो, मतलब ये संधारित्र की प्लेट मान ली मैंने, ये संधारित्र की प्लेट पॉजिटिव वाली, याद है ना संधारित्र की कहानी, और ये संधारित्र की प्लेट है नेगेटिव वाली। 2 प्लेट मान ली हमने, एक प्लेट कैसी है? पॉजिटिव, और एक प्लेट कैसी है? नेगेटिव। आपको पता होगा कि संधारित्र की प्लेटों के अंदर जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसकी दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, और इस विद्युत क्षेत्र को एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र कहें, लिखने के लिए आप ई विद्युत क्षेत्र EXT, मतलब एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र। जब आपने विद्युत क्षेत्र के अंदर इस चालक पदार्थ को रखा तो बच्चों होगा क्या कि इसमें
नॉर्मल तो प्लस माइनस एक ही बिंदु पर केंद्रित होंगे। मैंने आपको पराप विद्युत पदार्थों को ध्रुवण करके पढ़ाया था, कुछ वैसी ही कहानी मानिए। और जब विद्युत क्षेत्र में रखा होगा तो ये प्लस इस पदार्थ के माइनस को खींच लेगा और ये माइनस इस संपूर्ण पदार्थ के प्लस को आकर्षित कर लेगा। तो पदार्थ के अंदर प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका नाम है ई इंटरनल, आंतरिक विद्युत क्षेत्र। प्लेटों में एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है और चालक है, ध्यान रखना, तो ये एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र है। और एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र अगर है तो चालकों की अवस्था में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बराबर होते हैं भाई। तो ध्यान से देख, दो विद्युत क्षेत्र समान परिमाण के हो गए। मैं कह रहा हूं कि ई इंटरनल और ई एक्सटर्नल बराबर होते हैं भाई, समान परिमाण के हैं। और दिशाएं कैसी हैं? विपरीत। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ई नेट कितना आ जाएगा? 0। दो तरीके हैं समझाने के। कहानी क्या थी कि कोई भी चालक है, कैसा भी चालक है, यहाँ तो आवेश दिया गया है तब भी क्षेत्र 0 है, और आवेश नहीं दिया गया था तब भी क्षेत्र कितना था? 0। तो कैसा भी चालक हो, चालक के अंदर हमेशा ही स्थिर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आता है? 0 आता है। आप इस कहानी को नोट कर लें जल्दी से। केवल गुण धर्म गुण ही लिख लोगे तब भी काम चल जाएगा, है ना? लिखते जाएं भाई। बहुत ज़्यादा इसके बारे में लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, है ना? मैं एक लाइन लिखा दूंगा। भैया आप ऐसा करो, सुनो, ऐसा करो, आप पहले हेडिंग डालें चालक स्थिर वैद्युत की। लिखा देता हूँ मैं अपने मेरे तरीके से। आप हेडिंग लिखिए पहले, चलो मेरे साथ साथ। चालक स्थिर वैद्युतिकी, चालक स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, लिखा हुआ है बोर्ड पर, चालक स्थिर वैद्युतिकी, है ना? और चालक स्थिर वैद्युतिकी में 1 नंबर पॉइंट लिखिए आप। चालक स्थिर वैद्युतिकी मतलब तो पता है ना कि चालक के ऊपर आवेश स्थिर अवस्था में है, इसके गुणधर्मों का अध्ययन करना है एक तरीके से। तो पहला गुणधर्म लिख लीजिए आप पहले तो, कि चालक के अंदर, नोट करिए बोर्ड से, पहले मैं लैंग्वेज में लिखाऊंगा, है ना? चालक के अंदर स्थिर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। चालक के अंदर स्थिर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। देख लिए। अब इसके आगे ये एक तरीके से हेडिंग हो जाएगी, है ना? और इसमें आगे लिखें आप, लिखिए, इसका रीजन लिखा दें। देखो, जब चालक को आवेश दिया जाता है, पहले गुणधर्म लिखिए, जब चालक को आवेश दिया जाता है, जब चालक को आवेश दिया जाता है तो जब चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक की सतह पर वितरित होता है। जब चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक की सतह पर वितरित होता है। आप अच्छी भली भांति परिचित हो इस चीज़ से। जब चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक की सतह पर वितरित होता है, ठीक है। अब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, अब चालक के अंदर, सबसे पहले आपने लिखा चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। अब ये हेडिंग बन गई। इस हेडिंग के अंदर लिखिए कि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश चालक की सतह पर वितरित हो जाता है, ठीक है ना? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश 0 होगा।
अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश शून्य होगा। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश शून्य होगा। कुल आवेश शून्य होगा, जिससे गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। बड़े आसान शब्दों में लिखा दिया है आपको। चालक को आवेश देंगे तो आवेश सतह पर फैल जाएगा। अंदर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो जो आप गाउस या पृष्ठ बनाओगे उससे परिबद्ध कुल आवेश कितना रहेगा, 0। और गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र भी कितना आ जाएगा, 0। एक तर्क तो ये होता है। दूसरा तर्क आप चाहो तो ये भी नोट कर सकते हो कि जब कोई उदासीन चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो धनावेश ऋणावेश विस्थापित होने से अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे परिणामी क्षेत्र कितना बनता है, 0 प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लिख लो आप, लिख लो। पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज कीजिए और इसी पॉइंट में एक तर्क और लिख डालिए। लिखिए, जब किसी उदासीन चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ये जो संधायत्र का क्षेत्र है ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की भांति काम कर रहा है साहब, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के धनायन व ऋणायन विस्थापित हो जाते हैं। पहले एक ही बिंदु पर केंद्रित रहे होंगे तो चालक के धनायन व ऋणायन, उदासीन चालक है इसका मतलब प्लस माइनस तो होंगे ना उसके अंदर, तो धनायन व ऋणायन विस्थापित हो जाते हैं। धनायन व ऋणायन विस्थापित हो जाते हैं, जिनसे बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, समान परिमाण का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। चालकों के लिए ध्यान रखना, समान परिमाण का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनायन ऋणायन विस्थापित हो जाते हैं, जिससे बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में समान परिमाण का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य प्राप्त होता है। नोट करिए। ठीक है साहब, पहला गुणधर्म तो हुआ हमारा ये। आगे बढ़ें, दूसरा गुणधर्म देखिएगा भाई ध्यान से। पहला तो हुआ नहीं, थोड़ा आसान भाषा में बात कर रहे हैं। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आता है साहब, 0 आता है। रीजन 2 बताए आपको कि चालक को आवेश देंगे सतह पर फैल जाएगा। अंदर जब भी विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो जो भी आप बंद पृष्ठ मानोगे उसमें सिग्मा क्यू 0 होगा। और दूसरा उदासीन चालक लिया है और क्षेत्र में रखा है बाह्य क्षेत्र में, तो धनायन ऋणायन विस्थापित होंगे और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2 है आवेशित चालक के पृष्ठ पर, एक आवेशित चालक है ना, उसकी सतह की बात कर रहा हूँ, सतह पर कॉमा
पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का अभिलंबवत होना, अभिलंबवत होना। मेरी बातें ध्यान से सुनना। दो नाम आते हैं, लंबवत और अभिलंबवत। इनमें एक थोड़ा सा माइनर अंतर है कि एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है, ये आपस में लंबवत हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष कैसे हैं आपस में लंबवत। और जैसे ये मेरा हाथ है और ये चौक है, तो चौक जो है वो हाथ के अभिलंबवत है। तल के कोई चीज़ लंबवत होती है तो उसे अभिलंबवत शब्द का उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। तो एक आवेशित चालक है, तो चालक का जो पृष्ठ है ना, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, अभिलंबवत होता है। समझना कैसे। पहला पॉइंट तो था कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य आता है, और दूसरा पॉइंट है कि जो विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र, मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, याद कर, विद्युत बल रेखाओं में, कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालकों के लंबवत होती हैं। देखो ये दोनों पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एक डायग्राम के अंदर। थोड़ा मैं पिछली वीडियोज में चलता हूँ। चैप्टर नंबर 1 में मैंने ये कहा था बच्चों कि एक गोलाकार चालक है और विद्युत बल रेखाएं हमें खींचनी है। तो मैंने कहा था कि पहली बात तो विद्युत बल रेखा अंदर नहीं हो सकती। अंदर क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अंदर क्या नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है। चालक के अंदर कभी विद्युत क्षेत्र नहीं पाया जाता है, वही तो हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा है। नई चीज़ क्या पढ़ लिया बताओ। दूसरा मैंने आपको ये कहा था कि विद्युत बल रेखा ऐसी ये है, ये चालक के लंबवत होती है, बिल्कुल साहब। यहाँ आई तो भले ही ये मुड़ जाएगी, पर चालक से कोण 90 डिग्री का ही बनाएगी। चालक से कोण 90 डिग्री का ही बनाएगी। मैंने कहा था ना आपको, ये याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, आईआईटी में भी आया हुआ है। 3-4 डायग्राम बना के दे देगा कि दिए गए चित्रों में से कौन सा सही है। याद रखना, एक तो अंदर बल रेखा ये अंदर निकल जाए, कोण 90 डिग्री का होता, पर अंदर गुजर रही होती तो ये डायग्राम गलत होता, क्योंकि अंदर क्षेत्र कितना आता है, 0 आता है। दूसरा, विद्युत बल रेखा हमेशा ही चालक के कैसी होती है, लंबवत, और विद्युत बल रेखाएं ही तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, चालक की बात कर रहे हैं, जो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो चालक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो विद्युत बल क्षेत्र है वो एक तरीके से चालक पृष्ठ के कैसा होता है भाई, अभिलंबवत होता है। अब समझें इसको कैसे होता है अभिलंबवत। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको है ना थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ जाए, पर मेरी बातों को समझने का प्रयास करना बच्चों। मान लीजिए कि ये कोई चालक है, मान लीजिए कि ये क्या है, कोई भाई चालक है ना। चालक को आवेश देंगे, आवेश कहाँ फैल जाएगा, सतह पर। और एक शब्द और बोलना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पर कि जब चालक को आवेश देते हैं तो आवेश सतह पर फैलकर स्थिर हो जाता है। क्या बोला मैंने कि जब चालक को आवेश देते हैं ना तो आवेश सतह पर फैलकर स्थिर अवस्था में रहता है, गति नहीं करता है। अरे गति कर रहा होता है तो स्थिर वैद्युत की नाम क्यों होता। जब चालक को आवेश देंगे तो आवेश सतह पर स्थिर अवस्था में फैल जाएगा। अब आप दिमाग लगाना, मतलब ये जो आवेश है, मैं लिख दूं इस बात को ताकि बाद में दिखा सकूं आपको कि ये जो आवेश है ना, आवेश चालक की सतह पर स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। ये समझ में आया ना अपने को कि जो आवेश है ना वो चालक की सतह पर कैसी अवस्था में, स्थिर अवस्था में। अब सुन ध्यान से, विद्युत क्षेत्र मान ले किसी और कोण पर है, मैं लंबवत नहीं मान रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि इधर विद्युत क्षेत्र है अपना ई वेक्टर और चालक से कोई थीटा कोण बना रहा है साहब। लंबवत होता है मुझे पता है, पर मैं लंबवत नहीं मानकर किसी पर्टिकुलर एंगल पर मान लेता हूँ कि ये आवेशित चालक हुआ, चालक को अपने आवेश दिया तो आवेश सतह पर स्थिर अवस्था में। ध्यान रखना, मान लो कि माना विद्युत क्षेत्र थीटा कोण बनाता है, नहीं बनाता है, मैं इस चीज़ को गलत साबित कर दूंगा, पर थोड़ा ध्यान से तो सुन। एक विद्युत क्षेत्र चालक से कितना बना रहा है, थीटा कोण। तो इसके आप 2 घटक कर सकते हो विद्युत क्षेत्र के, घटक याद करें 11th क्लास में। एक तो साहब स्पर्श रेखा में इधर आ जाएगा
और एक हो जाएगा लंबवत। आपस में दो घटक लंबवत कर सकता हूँ ना इस चीज़ के। स्पर्श रेखा से थीटा कोण बना रहा था, ये स्पर्श रेखा ये मान लो थीटा कोण बना रहा था। चूंकि नीचे कोण दिया हुआ है तो नीचे घटक हो जाएगा ई कॉस थीटा और ऊपर घटक कितना आ जाएगा ई साइन थीटा। मेरी बात समझिए। अगर विद्युत क्षेत्र चालक से थीटा कोण बनाए, चालक की स्पर्श रेखा से थीटा कोण बनाए, तो आप क्या विद्युत क्षेत्र को दो घटकों में बांट सकते हो, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। अब दिमाग लगा, देखिए लंबवत तो चाहेगा कि यह आवेश ऊपर खींचे, भाई विद्युत क्षेत्र है तो आवेश पर विद्युत बल लगेगा ना, F बराबर क्यू ई। याद है क्या विद्युत, ये मानो अब ई विद्युत क्षेत्र नहीं है, दो विद्युत क्षेत्र हैं, इधर तो वैल्यू है ई साइन थीटा और इधर वैल्यू कितनी है ई कॉस थीटा। तो ई साइन थीटा चाहेगा, धनावेश है ना, क्षेत्र की दिशा में गति करता है, तो धनावेश पर ऊपर की ओर बल लगाना चाहेगा। अब चूंकि जस्ट पॉइंट के लंबवत चालक को छोड़कर तो आवेश जाएगा नहीं, मतलब ई साइन थीटा की दिशा में तो नहीं जाएगा। पर बच्चों अगर थीटा कोण बना रहा है विद्युत क्षेत्र, तो ये जो स्पर्श रेखीय घटक है विद्युत क्षेत्र का, जो स्पर्श रेखीय घटक है ना, ये इस आवेश को डिस्टर्ब कर सकता है, इस आवेश को विचलित कर सकता है। अगर ये चीज संभव है, अगर विद्युत क्षेत्र थीटा कोण पर है तो आवेश थोड़ा सा कहाँ बढ़ जाएगा, स्पर्श रेखा में आगे बढ़ जाएगा। पर चूंकि मैंने क्या कहा कि आवेश तो स्थिर अवस्था में रहता है। अब ये आवेश स्थिर अवस्था में कब होगा, देखो ये जो लंबवत घटक है ये तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा इसका, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इसका, पर स्पर्श रेखीय घटक इसको आगे बढ़ा सकता है ना। हम चाह रहे हैं कि आवेश कैसी अवस्था में रहे, स्थिर अवस्था में, तो ये तब संभव है जब स्पर्श रेखीय घटक कितना हो जाए साहब, जीरो हो जाए। और स्पर्श रेखीय घटक जीरो हो जाए, ई कॉस थीटा जीरो, तो दो चीजें ई और कॉस थीटा गुणा जीरो आ रहा है, दो संख्याओं का गुणा जीरो आता है तो दो में से एक का जीरो होना कंपलसरी है। ई तो जीरो है ही नहीं है भाई, विद्युत क्षेत्र तो कुछ ना कुछ है, सीधी सी बात है। कॉस थीटा कितना आएगा, जीरो, और कॉस थीटा जीरो कब आएगा, जब थीटा कितना आएगा, 90। और थीटा एक्चुअल में है क्या है, विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखा से कोण। मतलब अगर चालक की कंडीशन फ्लिप करनी है अपने को, हम चाहें कि चालक का व्यवहार ना बदले या चालक की जो नॉर्म्स टर्म्स हैं उनको चालक पूरा करे, तो जरूरी है कि विद्युत क्षेत्र सतह के कैसा होना चाहिए, अभिलंबवत होना चाहिए। समझाने के और भी कई तरीके हैं, सबसे आसान तरीका है, हो सकता है कुछ घटक वगैरह नाम ले लिए मैंने, 11th किसी बच्चे की अगर वीक रही होगी तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सरल पॉइंट हैं, होने को तो है ना, पर आपके दिमाग में ढंग से बैठ जाए इसलिए मैंने, और लास्ट के लिए इसीलिए रखा है। आप अभी हर एक चीज़ जानते हो, चालक के अंदर क्षेत्र जीरो होता है, हर एक बच्चा जानता है, और कैसे दो तरीके आपको मैंने और बता दिए। फिर पढ़ा है कि चालक जो होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो चालक के कैसा होता है, लंबवत। क्यों लंबवत होता है वो आप दोबारा सुनना ध्यान से। कोई चालक लिया, गोला मान लो, कैसा भी हो सकता है, गोले से मतलब नहीं है। आवेश देंगे तो आवेश सतह पर फैलकर स्थिर अवस्था में आ जाएगा साहब, आवेश सतह पर फैलकर स्थिर अवस्था में आ जाएगा। मान लो कि माना विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर स्पर्श रेखा से इधर, और ये लंबवत हो गया, थीटा कोण बना रहा है, तो इसका जो स्पर्श रेखीय घटक है वो आएगा ई कॉस थीटा, और जो लंबवत घटक है वो आएगा ई साइन थीटा। लंबवत घटक तो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, लंबवत है, कहाँ ले जाएगा आवेश को, सतह को छोड़ के थोड़ी जाएगा। पर स्पर्श रेखीय घटक, विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक कुछ ना कुछ, जैसे आवेश यहाँ था तो उसको आगे बढ़ा सकता है ना। पर चूंकि आवेश कैसी अवस्था में, स्थिर अवस्था में, तो स्थिर अवस्था में आवेश तब रहेगा जब स्पर्श रेखीय घटक विद्युत क्षेत्र का कितना आएगा, जीरो, और ये तब संभव है जब कॉस थीटा कितना आएगा, जीरो, और ये तब संभव है जब थीटा कितना आएगा, 90। मतलब विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखा से कोण 90 डिग्री होना चाहिए, और 90 डिग्री तब होगा जब ये कैसा होगा, अभिलंबवत। इसीलिए देखो ये डायग्राम बनता है, आप समझना ध्यान से। कोई चालक है, इसको हमने आवेश दिया, अंदर तो फील्ड जीरो है ही है, अभी लास्ट गुणधर्म में समझा है। और याद रखना विद्युत क्षेत्र हमेशा 90 डिग्री पर होता है, ये लंबवत है, ये सब ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होता है, लंबवत।
कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो पहले आप पॉइंट लिखें, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखाता हूँ। पॉइंट लिखिए बच्चों आप। सेकंड पॉइंट, आवेशित चालक के पृष्ठ पर आवेशित चालक के पृष्ठ पर आवेशित चालक के पृष्ठ पर सीधा लिख दो, सीधा लिख दो, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। और क्यों ज़्यादा किताब की लैंग्वेज रहने दो, आप अपनी भाषा में लिख लीजिए। आवेशित चालक के पृष्ठ पर, सीधा लिखो आप, तो विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। ये तो बन गई हेडिंग। ठीक है, इसके अंदर लिखो डैश लगाकर रीजन, ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो डैश लगाकर लिखिए इसके अंदर। लिखिए बच्चों, लिखो, देखो, यदि विद्युत क्षेत्र आवेशित चालक की स्पर्श रेखा से थीटा कोण बनाता है, ये डायग्राम वाला है ना। यदि विद्युत क्षेत्र, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, यदि विद्युत क्षेत्र आवेशित चालक की स्पर्श रेखा से थीटा कोण बनाता है, यदि विद्युत क्षेत्र आवेशित चालक की स्पर्श रेखा से थीटा कोण बनाता है, तो विद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा है, कुछ आप समझ गए होंगे। कहाँ लेके जाएगा आवेश को, लंबवत छोड़ के थोड़ी जाएगा आवेश सतह को, है ना। तो विद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक ई कॉस थीटा, विद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक ई कॉस थीटा के प्रभाव से, ई कॉस थीटा के प्रभाव से यदि विद्युत क्षेत्र आवेशित चालक की स्पर्श रेखा से थीटा कोण बनाता है, तो विद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक ई कॉस थीटा के प्रभाव से आवेश गति करेगा, या और अच्छा लिखो, आवेश स्पर्श रेखा में गति करेगा। आवेश स्पर्श रेखा में गति करेगा, आवेश स्पर्श रेखा में गति करेगा। ठीक है, परंतु चालक स्थिर वैद्युतिकी में, चालक स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए, परंतु चालक स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए। चालक स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए। शामिल होने के लिए अतः यह तब संभव है जब, यहाँ से लिख लो, ई कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90, तीनों स्टेप लिखो। यह तब संभव है जब ई कॉस थीटा बराबर 0, नीचे कॉस थीटा बराबर 0, फिर लिखें थीटा बराबर 90 डिग्री। अर्थात स्पष्ट है, थीटा बराबर 90 डिग्री के आगे लिखना स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेशित चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होता है।
स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेशित चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है, या चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। देख लीजिए, क्लियर। चाहो तो ये डायग्राम भी बना लेना, ऐसा कुछ लंबत लंबत दिखना चाहिए हर एक लाइन, मुड़ जाए भले से, अंदर नहीं बनेगी। ये विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्मों में पढ़ाए थे, बहुत ध्यान क्यों नहीं दिलाया था, क्योंकि आज हम पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट अंदर क्षेत्र 0, दूसरा पॉइंट विद्युत क्षेत्र चालक की सतह के लंबवत, दोनों क्लियर हो गए होंगे भैया, है ना। तीसरा सुन ध्यान से, अच्छा इसका पहले वाले एप्लीकेशन का तो मैं आपको एक अलग से लास्ट में अनुप्रयोगी बताऊंगा, है ना, वो वहीं पढ़ेंगे। पहले गुणधर्म को समझ लो, क्योंकि टॉपिक से हट जाएंगे तो फिर टॉपिक अधूरा रह जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है, स्टैंडर्ड भाषा में कुछ नहीं रखा है, वैसे कह रहे बोल देता हूँ मैं आपको, बुक की लैंग्वेज लिखी हुई है। स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि चालक को जब आपने आवेश दिया तो चालक के अंदर आवेश शून्य होगा। मैं थोड़ा आसान भाषा में लिख दूँ इस चीज़ को, है ना, तो एक दो लाइन तो इसी कॉपी कर लो, लिखो स्थैतिक स्थिति में, स्थैतिक स्थिति में चालक के अंदर आवेश शून्य होता है। अब मेरी बात समझिए आप ध्यान से एक बार। भाई पदार्थ दो प्रकार के हैं, चालक और दूसरे हैं कुचालक। देखना, अब पदार्थ दो प्रकार के हुए साहब, चालक और कुचालक, तो आप दोनों को आवेश दीजिए, दिमाग लगाओ अपना अपना सभी। ये चालक, ठोस चालक मान ले, ध्यान से देखना, ये तो मान लिया साहब आपने ठोस चालक, और ये वाला मान लिया अपन ने ठोस कुचालक। देखो दोनों में बेसिकली अंतर क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। एक सरल एग्जांपल समझाऊंगा आपको। देखो आप सभी लगभग ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हो। अपन क्या करते हैं कि ये कोई बोर्ड है बिजली का, अज्यूम करो कि एक बिजली का बोर्ड है, और मैंने हाथ में एक लोहे की छड़ी ली, और अगर मैं लोहे की छड़ी को बिजली से टच कराऊं, प्लग में अगर अंदर लगाऊं, तो आप देखना क्या झटका फील करते हो आप, है ना। मतलब अगर कोई धातु की छड़ हमारे हाथ में है और उसे हम इस सर्किट में लगा दें तो हमें करंट महसूस होता है। उसी में अगर मैं कुचालक लूँ, एक सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी नहीं भाई, सूखी लकड़ी लें और उसे टच करें तो हम करंट फील नहीं करते। ऐसा क्यों होता है भाई? जब आपने लोहे की रॉड टच करी उस जगह पर तो आपको करंट आया, बट आपने सूखी लकड़ी टच करी तो आपको करंट नहीं आया। रीजन क्या रहा होगा? मान लीजिए चालक है, लोहे की छड़ आपने टच करी, तो जैसे ही आवेश यहाँ टच हुआ, ये आवेश संपूर्ण रूप से फैल जाएगा। आप इसको जितना भी आवेश दोगे ना, चाहे आपने कितना ही कम आवेश दिया है, पर वो आवेश पूरे चालक पर एक समान रूप से फैल जाता है। और अगर ये सूखी लकड़ी है और आप टच कर रहे हो तो इस बिंदु पर तो आवेश आया होगा, पर वो आवेश का प्रवाह नहीं हो पाएगा, वो आवेश आप तक नहीं पहुंच पाएगा। चालक और कुचालक में बेसिकली एक बड़ा सरल डिफरेंस है कि अगर आपने चालक को आवेश दे दिया ना, तो आवेश सतह पर समान रूप से फैलेगा, और कुचालक को आवेश दिया है तो जिस जगह दिया है ना, उसी जगह चुपचाप बैठा रहेगा, कहीं भी नहीं हिल सकता। कैसे समझें भाई? आवेश है क्या है, चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज? चार्ज एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, बहुत सारी भाई। आवेश क्वांटीकृत है, इलेक्ट्रॉन के समूह होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन, 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन ही ना। मान लो आपने 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दिया, 100 E क्यू बराबर है नहीं, पढ़ाया आपने खूब ढंग से। आपने 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दिया, 100 E आवेश दिया, तो 100 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अरे इलेक्ट्रॉन आपस में सब नेगेटिव है,
सोच, अजूम कर, 100 इलेक्ट्रॉन इतने समूह में आपने बैठा दिए। अब वो 100 इलेक्ट्रॉन कुश्ती कर रहे हैं, लात घूंस चला रहे हैं आपस में एक दूसरे को, धक्का पड़ रहा है, धक्का पड़ रहा है, और दूर और दूर, दूर दूर, और मैक्सिमम दूर इलेक्ट्रॉन होंगे तो नेगेटिव और प्रोटॉन होंगे तो पॉजिटिव, है ना। तो मान लो प्लस का आवेश मान लेते हैं। तो क्या वो धक्का खाते खाते मैक्सिमम दूरी पर जाकर बैठ जाएंगे? और मैक्सिमम दूरी क्या रही होगी इसकी सतह? मैक्सिमम दूरी क्या रही होगी सतह? कहने का अर्थ ये हुआ कि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो उन सभी आवेशों में आपस में प्रतिकर्षण बल लगते हैं। और चालक की खासियत है कि आवेश बह सकता है। बड़ी सरल परिभाषा पढ़ी है आपने, जिनमें आवेश का प्रवाह हो वो चालक, और जिनमें आवेश का प्रवाह ना हो वो चालक। तो इसमें आवेश चूंकि बह सकता है तो बह करके मैक्सिमम दूरी यानी कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? सरफेस पर। कुचालक की कहानी सुन, वही 100 ई आवेश अपन ने कुचालक को इस जगह पर दे दिया। अब 100 इलेक्ट्रॉन आपस में फाइट तो कर रहे होंगे, दूर जाना चाहते हैं पर जा नहीं सकते, क्योंकि ये कुचालक है। और कुचालक की डेफिनेशन तो पढ़ी है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो पाए इन एनी हाउ कंडीशन, किसी भी कीमत पर अगर प्रवाह ना हो सके तो उसे अपन क्या बोलते हैं साहब? कुचालक। तो कुचालक में तो जिस जगह आवेश दिया है उस जगह बैठा रहेगा, और चालक में आवेश कहाँ फैल जाएगा? सतह पर। तो कहानी क्या थी कि स्थैतिक स्थिति में, अब स्थिर अवस्था में आ चुका है आवेश। भाई आपको देखो स्थिति स्थिति क्यों जोड़ी, इसका भी तर्क देता हूँ आपको। सर देखो मैंने अभी आवेश इस जगह दिया ही है, और जैसे मैंने जगह आवेश दिया है तो अंदर आवेश है तो है। अरे इससे मतलब नहीं है, तूने आवेश दे दिया, अब बैठ कर इसका ये कुश्ती वुश्ती करेंगे, कुश्ती वुश्ती करके कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे? सतह पर। इसको कहा जाता है स्थैतिक स्थिति। तो क्या नाम दिया इसने कि स्थैतिक स्थिति में चालक के अंदर आवेश कितना होता है? शून्य होता है। पूरा का पूरा आवेश कहाँ चला जाता है? सतह पर। जबकि कुचालक में हो सकता है अंदर भी ना हो, जैसा आपने सतह पर दिया होगा सतह पर रहेगा। जिस जगह देंगे, जिस जगह आवेश को देंगे ना उसी जगह आवेश रहेगा। ध्यान रखना इस बात को, है ना। तो पहले पॉइंट लिखें आप जल्दी से। स्थैतिक स्थिति में चालक के अंदर आवेश शून्य होता है। स्थैतिक स्थिति में चालक के अंदर आवेश शून्य होता है। अब इसमें लिखाऊं क्या आपको? तो लिख लो 2 लाइन इसके बारे में लिखें। देखिए देखो, जब चालक को आवेश दिया जाता है, जब चालक को आवेश दिया जाता है, जब चालक को आवेश दिया जाता है तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। अब प्रतिकर्षण कैसे लगा आप समझ गए होंगे। आपने जो भी आवेश दिया +2 कूलाम या -3 कूलाम, तो या तो सब प्लस प्लस के होंगे या सब माइनस माइनस के होंगे। अब बहुत से गधे कहते हैं साहब +2 और -3 दोनों दे दूँ तो? अबे नेट चार्ज तो -1 रहा ना, तो रहा तो एक ही प्रकृति का, एक ही वस्तु में, एक ही चालक में 2 प्रकृति के आवेश। हाँ, उदासीन वस्तु में हो सकता है, +2 और -2 वो कोई काम का ही नहीं है ना। तो देखिए, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। चूँकि चालक में आवेश का प्रवाह हो सकता है, चूँकि चालक में आवेश का प्रवाह हो सकता है, अतः सभी आवेश एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होना चाहते हैं, अधिकतम दूरी पर होना चाहते हैं, इसलिए समस्त आवेश सतह पर वितरित हो जाता है। इसलिए समस्त आवेश सतह पर वितरित हो जाता है, समस्त आवेश सतह पर वितरित हो जाता है। ठीक है, इसलिए चालक के अंदर आवेश शून्य होता है। मैं आपकी सहायता के लिए बस लैंग्वेज दिखा रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई खास आवश्यकता नहीं है। पॉइंट तो याद रहेंगे ना। अंदर विद्युत क्षेत्र 0,
दूसरा विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत, तीसरा चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा 0। चौथा पॉइंट सुनना ध्यान से। अब इसे समझाने के भी कई तरीके हैं ना, मेरे पास एक बहुत शानदार तरीका है, आपने पढ़ा हुआ भी है। एक हेडिंग पढ़ाई थी मैंने आपको, समविभव पृष्ठ, याद हो तो, समविभव पृष्ठ इस चैप्टर में। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और गुणधर्मों में एक बात लिखाई हो कि सभी चालक समविभव पृष्ठ होते हैं, सभी चालक समविभव पृष्ठ होते हैं, याद रखना। मैं पॉइंट वही बनाने जा रहा हूँ। पॉइंट ये है कि अगर कोई चालक है, समझ लो पहले आराम से बच्चों, ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, तो इस चालक के पूरे पृष्ठ पर आवेश तो सतह पर ही फैलेगा, आवेश तो सतह पर ही फैलेगा। अंदर वाले पोर्शन में बात करें, अंदर वाले पोर्शन की बात करूं तो अंदर वाले पोर्शन में विद्युत क्षेत्र कितना है 0। अंदर वाले पोर्शन में विद्युत क्षेत्र कितना है 0। और बच्चों अगर विभव की बात करवाता है तो याद रखना विभव है कांस्टेंट, विभव है कांस्टेंट। आपको सुनकर थोड़ा अचंभा होगा, हालांकि ये एडिंगें अपने कोर्स में से हटा दी थी। विभव वाले चैप्टर में ना कहा था ना अलग अलग आकृतियों का वोल्टेज निकालना है, पर मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ, दिमाग लगाना बच्चों। ऐसा कोई भी स्थान, ऐसा कोई भी स्थान जहाँ विद्युत क्षेत्र 0 हो, ऐसा कोई भी स्थान बच्चों जहाँ विद्युत क्षेत्र क्या हो 0, वहाँ विभव 0 हो, ये कतई जरूरी नहीं है। विभव बच्चों कांस्टेंट रहता है, विभव कांस्टेंट रहता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है सतह के बराबर। मैंने क्या कहा, सुनना, दिमाग लगाना ध्यान से। एक 2-3 तरीके हैं, पहले मैं आपको बड़े आसान तरीके से ये चीज़ सिखाता हूँ। आप याद करो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में एक संबंध तो आपको मैंने याद करवाया है, B बराबर माइनस इंटीग्रेशन EdR। याद हो बच्चों, आपको तो होना ही चाहिए, ये तो इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैंने आपको विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में कई प्रकार के संबंध लिखाए थे। सबसे सरल संबंध तो मैंने आपको V बराबर E/D लिखाया था। एक क्वेश्चन भी करवाया था आपको। 3 चीज़ है, 3 में से कोई 2 दे देगा, तीसरी अपने आप आ जाएगी। फिर मैंने आपको एक संबंध प्रूफ किया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, V बराबर इंटीग्रेशन EdR। इसी का एप्लीकेशन का उपयोग, किसी बच्चे ने एक बार वीडियो पे कमेंट किया था, मैंने देखा था कि सर इस एप्लीकेशन पर 1-2 डेरिवेशन करवाइए। बच्चों हटा दिए गए कोर्स में से, कई सारे डेरिवेशन होते हैं इसके ऊपर, है ना। अभी देखो अपन NCERT के पढ़ लें एक बार, वो पर्याप्त है। उसके बाद अगर समय बचेगा तो मैं आपको हर एक चीज़ जो भी एक्स्ट्रा है ना वो लास्ट में करवा दूंगा भाई, धैर्य रखना। फिर एक संबंध आया था, किसी को याद हो तो, E बराबर माइनस dV/dR, इसको समझना। और इस पर मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया था। मैंने कहा था बच्चों अगर E का मान 0 हो, मैं एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं गोले के अंदर की बात करूँ, चालक के अंदर की बात करूँ, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। अभी आपने पॉइंट पढ़ा तो है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आता है 0। आप जरा विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 जमा के देखो, 0 बराबर माइनस dV/dR। मतलब ओवरऑल आप ये बात कह रहे हो कि साहब dV/dR कांस्टेंट है, सॉरी 0 है। B का अवकलन दूरी के सापेक्ष कांस्टेंट 0 है, विभव का अवकलन दूरी के सापेक्ष कितना है 0। और अवकलन 0 कब आता है, दिमाग लगा, अवकलन 0 किस चीज़ का आता है, कांस्टेंट का। किसका आता है, कांस्टेंट का। मतलब वोल्टेज दूरी के सापेक्ष बदल नहीं रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट है। वही तो मैंने कहा, ऐसा कोई भी क्षेत्र, नियम बना लो, ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां E का मान कितना हो 0, वहाँ विभव 0 हो, ये कतई जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि विभव रहेगा कांस्टेंट। याद रखना गोले के अंदर, अब देखो मैं एक तरीका तो आपको ये समझ में आ गया होगा ना, समाकलन का उपयोग करते हो। E बराबर, ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, अगर आप पुराना पढ़ोगे, मैंने हर एक चीज़ पढ़ाई है आपको, इसलिए NCERT में नहीं था, फिर भी मैंने मेरी तरफ से आपको एक क्वेश्चन करवाया था। E बराबर माइनस dV/dR। जिन जगह पर E का मान 0 है, E का मान 0 जमाओ, dV/dR 0 है, इसका मतलब B R के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तभी तो अवकलन 0 आया है। मतलब R मतलब दूरी के सापेक्ष विभव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, मतलब विभव कैसा है, कांस्टेंट। हाँ है ना। तो ज़्यादा ना करते हुए, जो क्वेश्चन कंफ्यूज कैसे करता है, एक गोला है, देखना ध्यान से, त्रिज्या बच्चों 10 सेंटीमीटर,
आवेश मान लो आप 20 माइक्रोकूलाम। अगर गोले के बाहर वोल्टेज पूछता है तो आपको पता है साहब KQ/R लगा देंगे। बाहर की दूरी 10 से बड़ी होंगी, 10 सेंटीमीटर से। सतह पर पूछता है तो B बराबर आप KQ/R लगा दोगे। पर अगर आप फंस जाओगे, अगर मैं गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर पर वोल्टेज पूछ लूँ, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर पर अगर मैं वोल्टेज पूछ लूँ तो आप फंस जाओगे। गोले के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। अंदर की बात क्यों कर रहे हो साहब? त्रिज्या कितनी है? 10 और आपकी दूरी कितनी है? 5। आपकी दूरी त्रिज्या से कम है, इसका मतलब आप गोले के अंदर हो। और गोले के अंदर याद रखना बच्चों, गोले के अंदर विभव का मान सतह के बराबर आता है। और सतह का कितना है साहब? KQ/R। तो इस सवाल का जवाब होगा K का मान 9 × 10⁹ आवेश 20 माइक्रोकूलाम, 20 × 10⁻⁻6 और बटे 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तब जो आंसर आएगा वो हमारा उत्तर होगा। रिजल्ट क्या याद रखना है कि कोई भी चालक हो, कैसा भी चालक हो, उसके अंदर जो विभव है ना वो 0 नहीं होता, वो होता है सतह के बराबर। किसी भी चालक में, किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तो 0 होता है, पर विभव बच्चों कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू होती है सतह के बराबर। और भी कई तरीकों से सिद्ध कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं इसको यहीं पर विराम दे रहा हूं भाई ना। तो पॉइंट लिख लीजिए आप, केवल पॉइंट लिखिए। चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, यहां तक कि केंद्र पर भी, चालक के अंदर 11th क्लास में गुरुत्वीय विभव याद है क्या? गुरुत्वीय विभव का ग्राफ देखना, 11th की कॉपी नहीं बेची हो तो आज जरूर। ऐसा आया था बच्चों, ना बढ़ रहा था ना घट रहा था। अंदर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो सतह के बराबर है, ठीक है ना। और कभी समय मिलेगा तो आप टॉपिक को लिख के रख लो कहीं। क्या पढ़ाना है हमें? आवेशित चालक के अंदर विभव निकाल के दिखाना है और मुझे सिद्ध करना होगा कि वो विभव सतह के बराबर है, यानी कि उसकी वैल्यू KQ/R ही आनी चाहिए। तो चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत रहता है। विभव नियत, नियत के ब्रैकेट लिखना, सतह के समान। रहता है। अरे 4 पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना चालक संबंधी? कुछ समझ में आने लगा होगा भाई। अंदर विद्युत क्षेत्र 0, विद्युत क्षेत्र सतह के अभिलंबवत, चालक के अंदर आवेश 0, चालक के अंदर विभव कांस्टेंट। सब कहानी चालक के अंदर की चल रही है आज तो। और कांस्टेंट में भी किस चीज़ के बराबर बच्चों? जितना वोल्टेज सतह पर है उतना ही अंदर रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि चालक, पहले लिख देता हूं, के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है σ/ε0। अब ये क्या चीज़ है सर? दिमाग लगा बच्चों। मैंने आपको एक क्या बोलते हैं उसको, अचालक प्लेट पढ़ाई थी। आवेशित अचालक प्लेट याद है किसी बच्चे को? गाउस के नियम के अनुप्रयोग में देख ध्यान से, माना ABCD अनंत विस्तार की चालक प्लेट का एक छोटा हिस्सा था। प्लस Q आवेश समान रूप से सतह पर फैला हुआ था। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया था, जहां पर तुझे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना था। 2 पॉइंट बनाए थे, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में देखा होगा आपने ऐसा। दूसरा अनुप्रयोग यही है, पहला तार था, दूसरा प्लेट थी, तीसरा गोला था। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए आप मध्य बिंदु से एक अल्पांश ऊपर लेते थे, एक अल्पांश नीचे लेते थे। दोनों अल्पांशों के कारण P पर बनने वाला विद्युत क्षेत्र समान परिमाण दिशाओं में चित्रानुसार था। जब घटकों में तोड़ा गया तो ऊर्ध्व घटक तो क्या हो गए? कैंसिल। और क्षैतिज घटक क्या हो गए? जुड़ गए। परिणामी विद्युत क्षेत्र O भी दिशा में आया था। फिर आपने परिमाण निकाला था। परिमाण निकालने के लिए गाउस से पृष्ठ आपने कुछ बेलनाकार माना था क्या? जिन्होंने पढ़ाया उन्हीं को समझ में आएगा भैया। अरे हाँ या ना? और इसकी वैल्यू निकल कर आई थी कुछ σ/2ε0।
को चालक के लिए। और चालक के लिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया था उसी दिन, याद करो, और नहीं पढ़ा हो तो गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग निकालो चैप्टर नंबर 1 में, और वापस से करके देखना। मैंने ये कहा था कि बच्चों जो हिस्सा चालक के अंदर है, आ गया ना, चालक के अंदर क्षेत्र 0 आता है, तो विद्युत क्षेत्र इस हिस्से का 0 हो जाएगा, तो कुल बचेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। कैसे, थोड़ा दिमाग लगाएं, देखना। मैंने ये कहा था, देखना, कोई भी चालक मान लो कैसी भी आकृति का, ऐसा कोई चालक टाइप है मान लो आप, इसमें अपन ने एक बेलनाकार पृष्ठ लिया था, ऐसे कुछ, एक हिस्सा बाहर और एक हिस्सा अंदर, समझ लो ध्यान से। ये दिशा थी आपके ई वेक्टर की। आपने 3 हिस्से चुने थे, पहला वृत्ताकार, दूसरा वृत्ताकार और तीसरा बेलनाकार। पहले वाले हिस्से का ds यानी कि s वेक्टर इस दिशा में आएगा, दूसरे वाले हिस्से की बात करना ही बेकार है क्योंकि ये हिस्सा तो चालक के अंदर है और चालक के अंदर फील्ड कितना आता है, 0। और तीसरे हिस्से की बात करना ही बेकार है, किसी को याद हो तो ds वेक्टर लंबवत आता है ई वेक्टर की, और लंबवत में गाउस के नियम में थीटा का मान जब 90 जमाओगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो एक ही हिस्सा बचेगा। जब आप गाउस का नियम लगाने जाओगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर होता है बच्चों सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, होता है क्या। 3 हिस्से करोगे, S1 S2 और S3, 2 हिस्से 0 हो जाएंगे, अंदर वाला और 90 डिग्री वाला, तो एक ही बचेगा ना केवल। E बाहर आ जाता है, ds cos थीटा थीटा 0, cos की वैल्यू 1, अंदर ds, q की जगह याद कर सिग्मा a जमाया था हमने, इसकी वैल्यू तो a ही थी, a से a कट गया था, तो विद्युत क्षेत्र कितना बच गया था, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, खैर प्रूफ आपसे वो नहीं करवाएगा, है ना। फिर भी अतिरिक्त पॉइंटों में इसे लास्ट में अपन शामिल कर लेंगे कभी, जब अपनी ऑफलाइन क्लासेज होंगी ना, तो अपन बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं वैसे भी तो आपको। तो ये चालक के 5 गुणधर्म है भैया, जो अपने को याद रखने हैं, और उम्मीद करता हूँ कि पता भी होंगे पहले से। पहला गुणधर्म, बस ये आज की पढ़ाई का रिजल्ट है। अब क्यों पढ़ाया है, आपको सारी चीज़ें पहले भी आती थी खैर, पर चूंकि किताब में अलग से मेंशन किया गया है इसलिए मेरा पढ़ाना भाई ज़रूरी था। किताब में जो भी चीज़ होगी अपन हर एक पॉइंट पढ़ेंगे। पहला क्या था कि अंदर, ये जो भी कहानी ऑलमोस्ट अंदर की है, अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आता है, 0 आता है, और बाहर विद्युत क्षेत्र कितना आता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, साहब देखो गोलाकार चालक है और गोलाकार चालक में बाहर विद्युत क्षेत्र, देखो आपने गलत पढ़ा दिया, KQ बटे R² आता है। मैंने तो कहा है कि चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना आता है, हमेशा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, कोई भी चालक हो। पर आप कहोगे सर आपने गाउस के नियम का एप्लीकेशन नंबर 3 पढ़ाया, तो उसमें बताया था कि गोलाकार चालक का विद्युत क्षेत्र KQ बटे R²। बच्चों एक ही बात है, आप दिमाग लगाओगे तो एक ही बात कैसे है सर, सिग्मा, अच्छा चालक है तो आवेश सतह पर फैला होगा, और सतह पर फैला होगा तो मैं पृष्ठ आवेश घनत्व की बात कर सकता हूँ, सिग्मा की। दिमाग लगा, सिग्मा का सूत्र क्या होता है भाई, Q बटा E। तो वजगुना करके देखें तो Q का मान आया है सिग्मा ए। देखो K को मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह तो Q क्या बन गया साहब, Q क्या बन गया, सिग्मा ए। सिग्मा तो ठीक है, और गोले का क्षेत्रफल A की जगह 4 पाई R², नीचे है R²। देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, R² से R² कट गया, क्या बचा दिख रहा है, एक तो सिग्मा और एक एप्सिलॉन नॉट। तो कैसा भी चालक हो, कुछ भी आकृति का हो, 2 पॉइंट रटो, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 और बाहर विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। 2 पॉइंट क्लियर। अच्छा, विभव कांस्टेंट, चालक के अंदर विभव उतना होगा जितना कि सतह पर होगा। आवेश अंदर 0 होता है और प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सतह के अभिलंबवत होता है। अंदर विद्युत क्षेत्र 0, विद्युत क्षेत्र सतह के अभिलंबवत होता है, अंदर आवेश 0, अंदर विभव कांस्टेंट सतह के बराबर रहता है, और लास्ट जो 5वां पॉइंट था, अब बाहर विद्युत क्षेत्र कितना आता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, पूरे 5 पॉइंट ढंग से नोट करना है ना। अभी आज का तो वह टाइम हो गया है, थोड़ा छोटा छोटा सा और बचा हुआ है ना,
देख लेंगे, कल करा देंगे इसको, अदरवाइज नया टॉपिक, अब नया चैप्टर अपन स्टार्ट कर लेंगे। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा भाई आपको, सुना है शांति से, 2 मिनट बात कर लेते हैं। जो नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, पहले और दूसरे पार्टों से बहुत कम लिंक करेगा। 1 और 2 पार्ट का एक जोड़ा था। दूसरे चैप्टर में मैंने काफ़ी हद तक पहले चैप्टर की बातों का जिक्र किया। देखो अभी तक ये सब पहले चैप्टर में पढ़ा था अपन ने कुछ, आज भी देखो लिंक कर रहा है। पर जो तीसरा चैप्टर हमारा आने वाला है, ये पहले और दूसरे से लिंक तो करेगा बट बहुत कम, ना के बराबर। तो जो भी चीज़ लिंक करने लायक होंगी मैं साइड में समझा दूँ। मतलब मैं चैप्टर नंबर 3 इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि अगर कोई बच्चा पीछे रह भी गया हो, कोई बच्चा अगर पीछे रह भी गया हो तो हमारे साथ साथ चल सके। पहली बात तो पीछे रहने ही नहीं चाहिए, और अगर पीछे कोई रह भी गया है तो चैप्टर नंबर 3 से लगातार हमारे साथ साथ चलना है। लगातार क्लास लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें भाई। बाकी अपन फिर कल मिलेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।